मुझे अपने कॉलेज के क्लर्क से मोहब्बत हो गई। वो भी मुझे बेदखल चाहता था। मेरे अब्बू काफी सख्त मिजाज थे। जब इनको पता चला तो उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया। मैं ये देखकर हैरान रह जाती कि मेरे वालिद इस क्लर्क से रोज मिलने जाते। दोनों एक दूसरे से बहुत खुशी से गले मिलते, मगर मेरी शादी इससे नहीं करना चाहते थे। एक रोज ये हकीकत जानकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि मेरे वालिद साहब तो ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खतून की हकीकी जिंदगी से तल्लक रखती है, मैं इन्हीं की जुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। हम तीन बहनें थी और हम गांव में रहते थे। मैं सबसे बड़ी थी। मेरे अब्बू मामूली मुलाजम थे। उनकी तनख्वाह कम थी, इसलिए गुजारा खींचतान के हो रहा था। फिर भी इनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख जाऊं। हालांकि हमारे खानदान में पढ़ाई लिखाई की कोई इतनी अहमियत नहीं थी और बेटियों की तालीम का तो बिल्कुल भी रिवाज नहीं था। इसीलिए जब मैं स्कूल जाती, अबू मुझे तलकीन करते कि बेटी, तालीम हासिल करने जा रही हो तो अपने इसी मकसद पर नजर रखना। इसके अलावा किसी और ख्याल को अपने दिल में जगह मत देना। मैंने भी इनकी नसीहत पल्ले बांध ली और पढ़ाई के सिवा किसी तरफ ध्यान न दिया। तभी एजाजी पोजीशन से मैट्रिक पास कर लिया। ये मेरे वालिदैन की दुआ ही थी जो मुझे अव्वल पोजीशन का एजाज मिला। अब मेरा ये हक बनता था कि कॉलेज में दाखिला लूं। मेरे वालिद भी यही चाहते थे, मगर डरते थे कि तीन बेटों के बाप हैं और खानदान वाले हर वक्त इनके कान में ये बात डालते रहते थे कि जमाना बहुत खराब है। अब्बू से मुझे इस शर्त पर में दाखिले की इजाजत मिली कि मैं सहेलियों के चक्करों में नहीं पड़ूंगी और ना ही इनकी बातों में आऊंगी। ये इनका तकिया कलाम था कि जमाना खराब है और अपने कदम मजबूती से सीधे रास्ते पे रखना, वरना जो लड़कियां इस बात को अहमियत नहीं देती वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेती हैं। मैं अब्बू की बातों को गौर से सुनती और दिल में अहद कर लेती कि सिर्फ पढ़ाई से गर्ज रखूंगी और दूसरे झमेलों वगैरह के चक्करों में ना पड़ूंगी। मेरे वालिदैन भी गाँव के रहने वाले थे। मेरी अम्मी सीधी सादी खातून थी। वो मुझे हरदम कहती, देखो, लड़के जो है भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं और फिर इनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। ये प्यार और मोहब्बत के सब खेल झूठे थे होते हैं। तभी मैं सोचती कि अगर मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं तो ये झूठे खेल खेलने वालों को क्या मिलता है। खैर, मुझे भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस तालीम हासिल करने का शौक था। मेरी दोनों छोटी बहनें स्कूल जाती थी, लेकिन इनका स्कूल हमारे मोहल्ले में ही था। लिहाजा वालदा इनको छोड़ने और लेने खुद जाती थी। लेकिन मुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ता था, क्योंकि अब्बू तो सुबह ही दफ्तर चले जाते और हमारे गांव की कोई लड़की भी कॉलेज नहीं जाती थी कि किसी का भी सहारा रहे। कॉलेज घर से कुछ दूरी पर नजदीकी कस्बे में था, ताहम मुझे पैदल ही जाना होता था। तभी मेरी अम्मी परेशान होती और आह भर कर कहती है, काश हमारा भी कोई होता बेटा, तो आज वो तुझे कॉलेज छोड़ने जाता और मुझे हर दम तेरी फिक्र से निजात मिल जाती। मैं अम्मी को समझाती कि कुछ नहीं होगा, बस आप परेशान ना ही रहा करें। एक साल गुजर गया और मैंने 11वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली। इन्हीं दिनों हमारे कॉलेज में एक भूरी आंखों वाला नौजवान क्लार्क भर्ती हो गया आया। शक्लो सूरत से बहुत अच्छा था और बातचीत भी तरीके सलीके से करता था। जल्दी इसने कॉलेज वालों के दिलों में घर कर लिया। कॉलेज की लड़कियां तो इसके दीदार की खातिर इसके ऑफिस के बाहर चक्कर लगाने लगी। इससे बातें करके बहाने ढूंढती, मगर वो हर एक से बेनियाज सिर्फ अपने काम से काम रखता। मुझे कॉलेज से महाना तालीमी वजीफा मिलता था, जो मेरा स्कॉलरशिप कहलाती थी। मैं हर माह इसी वजीफे की वसूली के सिलसिले में इस शरबती आंखों वाले क्लर्क के पास जाती थी। वो मुझसे बहुत अदब से बात करता। रफ्ता रफ्ता मैंने नोट लिया कि वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगा है। मैं जब इससे मुखातब करती तो वो कुछ खो सा जाता और मैं इसके इस खोए खोए अंदाज को पसंद करने लगी। वक्त गुजरता रहा और मुझे लगता कि हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है कि इससे मुझ में और मुझे इसमें कशिश महसूस होती है। ये अजीब सा तासर था कि जिसको ना मैं समझ सकी और ना ही कोई नाम दे सकी थी। मैं इस रिश्ते को कोई भी नाम नहीं दे सकती थी, लेकिन मुझे इसकी मौजूदगी एक अजब तरह का सुकून बख्शती थी। अब जब भी मैं क्लार्क की आंखों में देखती तो अब्बू की नसीहत एक ताज़ियाना बनकर मेरे जहन पे लगती और मैं चौंक जाती और खुद को समझाती। और साथ ही मुझे माँ की भी बात याद आती कि बेटी, मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं, इसीलिए तुम किसी की बातों में मत आना।
लड़के भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई तेरे दिल को अच्छा लगे तो मुझे बता देना। इन बातों को याद रखने की वजह से मैं ये नहीं चाहती थी कि मोहब्बत के खेल की इब्तिदा कब और कहाँ से होती है और इसकी इंतहा कहाँ पर होती है। एक दिन इस बात का जिक्र मैंने अपनी एक सहेली से किया तो वो बोली, ज़ारा तुम पागल हो। मोहब्बत का इंकशाफ ही इस वक्त होता है जब वो दिल में घर करके बैठ जाती है। फिर इसको घर-बदर करना मुश्किल हो जाता है। न जाने क्यों कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। इस शरबती आंखों वाले नौजवान को देखने से होता था दिल में कसक और एक खलिश सी मुझे बेचैन कर रखती और तकलीफ देती। लगता था कि इस शख्स से मेरा जरूर कोई दिली तल्लक है, वरना क्यों ये गैर आदमी मुझे इस कदर अजीज और अपना सा लगता। एक रोज जब मैं इसके ऑफिस अपने स्कॉलरशिप के सिलसिले में गई तो वो कहने लगा, आपको देखकर मुझे कोई अपना याद आने लगता है। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन? वो कहने लगा, ये मैं नहीं जानता। आप सामने आती हैं तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब याद आ रहा हो। खुदा जाने ऐसा क्यों होता है। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूँ। क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगी और अपने वालिदैन से मिलवाएंगी? मैं चुप साधे इसे सुने जा रही थी। फिर कहा, मैं आपको अपने घर तो नहीं ले जा सकती क्योंकि इस बात पर मेरे अब्बू मुझे कॉलेज से ही उठा लेंगे। वो काफी सख्त मिजाज हैं और किसी गैर मर्द का अपने घर में आना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, मगर आप अपनी वालदा को हमारे घर भेज दें तो शायद आपका मसला हल हो जाए। वो कहने लगा, वो आपके घर नहीं आ सकती क्योंकि वो बीमार है। जिस दिन इसने ये बात कही इसके बाद में और ज्यादा खोई खोई सी रहने लगी। हरदम इसी का ख्याल मेरे ज़हन पे नक्श रहता। अक्सर अम्मी मुझसे कुछ पूछती तो मेरा जैसा ध्यान किसी और बात पाती। गैर अम्मी ने मुझे भांप लिया और पूछा कि क्या बात है ज़ारा? कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। मैं कुछ पूछती हूँ तो तुम्हारा जैसे मेरी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं होता। क्या कोई परेशानी है तुम्हें? अगर है तो मुझे बताओ। पहले तो मैं कुछ घबराई, मगर फिर माँ की वो बात ज़हन में आई कि कोई भी बात हो मुझे बता दिया करो। लिहाजा मैंने अम्मी को बता दिया कि हमारे कॉलेज में एक क्लर्क है, वो मुझे अच्छा लगता है। इसमें मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस होती है और वो भी यही बात कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लगता है तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है जो तुमको देखकर मैं खुद को भूल जाता हूँ। अम्मी, वो हमारे घर आना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। जब मैं ये बात अम्मी से कह रही थी इसी वक्त अब्बू आ गए और उन्होंने सारी बात सुन ली। बस वो तो बिगड़ गए, सख्त खफा हुए कि तुमने मेरी नसीहत भुला दी, जबकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि कॉलेज जा रही हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाना और किसी तरफ ध्यान ना देना, वरना एक लम्हा नहीं लगाऊंगा तुम्हें कॉलेज से उठाने में। मैंने बहुत यकीन दिलाना चाहा और कहा कि अब्बू, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही है। मेरी नीयत कुछ गलत ना थी, बस एक बात मुझे परेशान कर रही थी तो मैंने अम्मी से बयान कर दी। ये बात सिर्फ महसूस करने की हद तक है। मगर उन्होंने कब मेरी बात सुनी थी। फैसला सुना दिया कि ज़माना ख़राब है और इसके दिमाग में भी खलल आ रहा है। लिहाजा अब के बाद ये कॉलेज नहीं जाएगी। मेरी पढ़ाई तो बंद हुई ही थी, साथ में मेरी दोनों छोटी बहनों को भी अब्बू ने स्कूल जाने से रोक दिया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था जो मेरी सादालुई की वजह से हो गया था। अब सोचती कि मैं ये बात ना अम्मी से कहती और ना ये दिन देखना पड़ता। 15 दिन गुजर गए और मैं कॉलेज न गई। अम्मी भी मेरी वजह से सख्त परेशान थी क्योंकि मैं ही नहीं, मेरी दोनों बहनें भी पढ़ने से रह गई थी। वो तो मैट्रिक भी कर ना पाई थी। एक रोज दरवाजे पर बेल हुई। अम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वही शरबती आंखों वाला नौजवान खड़ा था। वालदा ने पूछा, कौन हो और किससे मिलने आए हो? वो कहने लगा, मैं जारा के कॉलेज का क्लर्क हूँ और जारा से कुछ बात करने आया हूँ। इसकी ये बात सुनकर अम्मी कुछ गुस्से में आ गई और सर्द लहजे में पूछने लगी, क्या बात करने आए हो? मुझे बता दो, मैं इसकी माँ हूँ। अम्मी ने इसे ये टांकवारी से कहा। वो कहने लगा, जारा का तालीमी वजीफा आया हुआ है, मगर वो वसूल करने नहीं आई। खैरियत तो है? मैं सिर्फ यही मालूम करने आया था। अम्मी और गुस्से में आ गई और कहने लगी, बड़े आए खैरियत मालूम करने वाले, तुम होते कौन हो जहाँ आकर इसके बारे में पूछने वाले?
मैं खूब जानती हूँ तुम्हारे जैसों को। बहाने से मुंह उठाकर घर तक आ गए। जानती हो तुम्हारी वजह से इसके वालिद ने ज़ारा को ही नहीं बल्कि मेरी दूसरी 2 छोटी बेटियों को भी स्कूल से हटा लिया है। वालिदा ने गुस्से में इसे खूब सारी बातें सुनाई। वो हैरानगी से अम्मी का मुंह देख रहा था। फिर कहने लगा, खाला जी मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो बस यही पूछने आया था कि ज़ारा का वजीफा आया है, वो लेने नहीं आई। मैंने जो कमरे में अम्मी की ये बातें सुनी तो फौरन बाहर आई कि वो किससे यूं बातें सुना रही हैं। और फिर सामने जो इस क्लार्क को देखा तो अम्मी को समझाने से मन्नत करने लगी कि अब इनको कुछ मत कहे। मैंने कहा, अम्मी वो तो मेरे भले की खातिर ही सोच कर आए हैं। अगर मैं इस वजीफे वाले फॉर्म पे दस्तखत ना करूंगी तो मेरा माहाना वजीफा बंद हो जाएगा। मुझे हर माह इस फॉर्म पे दस्तखत करने होते हैं। प्लीज अम्मी, इनको अंदर बुला लें। इस वक्त मेरे अब्बू घर पर ना थे। जाने क्या सोचकर अम्मी ने इसको घर बुला लिया। फिर वो इसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे कि चेहरा पढ़कर दिल का हाल जानना चाहती हूँ या पहचान रही हूँ। फिर पूछने लगी, कहाँ रहते हो तुम? इसने बताया कि फलां फलां जगह रहता हूँ। फिर अम्मी ने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है? वो कहने लगा, मुझे मेरे माँ बाप के बारे में मालूम नहीं है। बस एक नेक दिल खातून ने अपने घर में मुझे पाला है। मैं अब इसी को अपनी माँ जानता हूँ। अम्मी कुछ हैरान हुई कि यकीनन ये नौजवान अपने माँ बाप के बारे में छुपाकर मुझे वर्गलाना चाहता है। वो इससे पूछने लगी, ये क्या किस्सा है? अम्मी ने सवाल किया तो वो कहने लगा, किस्सा तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, अगर आप मेरी अम्मी से मिलेंगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। अम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलूंगी। मुझे अपना पता लिख कर दे जाओ। इसने अपना पता लिखकर अम्मी को दिया और मुझसे फॉर्म पर दस्तखत करवा के चला गया। हैरत ज़दा थी कि मेरी अम्मी ने कैसे इसको ये कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ से मिलूंगी, और आखिर क्या सोचकर। खैर मैं इस बात को ना समझ सकी। अगले रोज अब्बू के दफ्तर जाने के बाद इसके दिए हुए पते पर मैं और अम्मी इसके घर गई। इधर जाकर देखा तो इसकी माँ वाकई बीमार थी और वो बिस्तर पर दराज थी। कमजोरी की वजह से बैठने से कासिर थी। जब वालदा ने इससे इसके बेटे के बारे में पूछा तो इसने बताया कि ये इसका सगा बेटा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए सकों से बढ़कर है। मेरे शोहर एक रोज एक बच्चे को फकीरों के अड्डे से खरीद कर लाए थे। इस वक्त ये वो मुश्किल 4 बरस का होगा। वो फकीर कहते थे कि ये बच्चा इनको कहीं रोता हुआ मिला था। इसके माँ बाप का अता पता मालूम न था, लिहाजा उन्होंने कुछ रोज इसे अपने पास रख लिया। इनका कहना था कि गुर्बत की वजह से वो पालने से मजबूर थे, लिहाजा इसको किसी खुशहाल जोड़े को फरोख्त कर देना चाहते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग इस बच्चे को किस नीयत से लाए थे। मेरे शोहर तो मुझसे यही कहते थे कि हो न हो, वो फकीर इस मासूम बच्चे से भीख मंगवाने के लिए इसे कहीं से उठा कर लाए थे। तभी मेरे शोहर ने इस बच्चे को गदागरों से खरीद लिया और फिर तमाम करीबी थानों से राब्ता किया, मगर बच्चे के वालिदैन का कहीं सुराग ना मिला। हमारी भी चूंकि कोई औलाद ना थी, इसलिए हमने इसको ही अपना बेटा बना लिया और इसका नाम मुजतबा रख दिया। मुजतबा की अम्मी ने बताया कि मेरे शोहर फौत हो चुके हैं। वो मुजतबा से बहुत प्यार करते थे। मेरे पास मेरे बेटे की इस वक्त की तस्वीरें भी हैं जब वो इस घर में आया था। हमने ये तस्वीरें अखबारात में भी दी थी कि इसके वालिदैन मिल जाएं, मगर किसी ने राब्ता ना किया। इसके वो कपड़े भी इस सौदागर से लेकर आए थे जो इस वक्त इसने पहने हुए थे जब ये इन गदागरों को मिला था, ताकि कपड़ों की निशानी रखकर ही इसके वालिदैन से राब्ता हो सके। वो कपड़े मैंने आज भी संभाल के रखे हुए हैं। ये सुनकर मेरी अम्मी का दिल धक धक करने लगा और इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी अम्मी की हालत देखकर परेशान हो गई। मेरी अम्मी ने इस औरत को वो कपड़े और मुजतबा के बचपन की तस्वीर दिखाने को कहा। जब इस औरत ने वो कपड़े और मुजतबा के बचपन की तस्वीर मेरी माँ को दिखाई तो वो कपड़ों को आंखों से लगा के रोने लगी और तस्वीर को गौर से देखा तो बोली, हाँ, यही तो है मेरा मौसन जो बचपन में खो गया था। वो औरत भी हैरानगी से मेरी अम्मी को देखने लगी। बताती चलूं कि किस्सा ये कि हमारा एक ही भाई था जो मुझसे 3 साल बड़ा था, और वो एक रोज गली में निकल गया और फिर न जाने कहाँ गायब हो गया, फिर लौट के ना आया। खुदा जाने इसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया।
والدین نے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا اور اس غم میں میرے ماँ-باپ دونوں کا کلیجہ خون کا डाला था। وہ ہر دم اس کی जुदाई में रोते थे मगर किस्मत पर सब्र किया, बस क्या कर सकते थे। बेटे की गुमशुदगी का गम दिल में दबा लिया और सब्र करके बैठ गए। जब इस औरत से अम्मी ने मुजतबा के कपड़े और तस्वीर दिखाने को कहा था, तो दिल से दुआ निकली थी कि खुदा करे अम्मी इन कपड़ों को पहचान दे। खुदा करे ये मेरा खोया हुआ भाई मोहसिन ही हो और मेरी माँ के दिल को सुकून मिल जाए। मगर दिल कहता था ज़रूरी नहीं ये मेरी माँ का खोया हुआ बेटा ही हो। दुनिया के हज़ारों बच्चे हैं जो बचपन में खो जाते हैं और फिर कब अपने माँ-बाप को मिल पाते हैं। ये तो बस एक अनहोनी सी बात थी या फिर मौजज़ा कह लें कि इतने सालों बाद मेरी माँ को अपना बेटा मिल गया था। वो मेरा बिछड़ा हुआ भाई मोहसिन था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। सोचने लगी कि शायद इस नौजवान में मुझे खून की ही कशिश महसूस होती थी या फिर शायद खुदा ताला ने मेरे माँ-बाप की फरियादों को इस उम्र में भी सुन लिया था। तभी मेरे दिल में इस नौजवान के लिए अपनायत और मोहब्बत पैदा करके मेरी माँ को अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलने का वसीला पैदा कर दिया। अगर मेरे दिल में इसके लिए यूं कशिश पैदा ना होती तो कब इसने हमारे घर आना था। जहाँ हम बेटी ने इनके घर आना था। मगर ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से मोहसन को मेरे वालिदैन से मिलाने का वसीला था। सच शुक्र मैंने अपने वालिद की नसीहत को ना भुलाया वरना शायद मैं इनकी नज़रों से गिर जाती। मैंने इनकी नसीहत पर अमल करके मजबूती से कदम जमाए रखे और मेरे वालिदैन की दुआओं की बदौलत ही तो कुदरत ने इतना बड़ा इनाम हमको दिया कि हमारे बिछड़े हुए भाई को हमसे मिला दिया। ये खुशी तो हमारे लिए एक इनाम थी। मेरे वालिद साहब ने जब मोहसिन को गले से लगाया तो उनको जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। वो सजदा रेज़ हो गए और हम तीनों बहनों को ये इनाम दिया कि हम फिर से तालीम के दर खोल दिए गए। वो स्कूल जाने लगी और मैं कॉलेज। वालिद साहब रोज़ ही अब मोहसिन से मिलने जाते। मैं अब अपने भाई के साथ कॉलेज जाती। मुझे फ़ख्र से चलती थी कि मेरा भाई मेरे साथ है। हम बहनों को बचपन ही से भाई का बहुत शौक था। अब हमारा वो भी शौक पूरा हो गया। मोहसिन भाई मुझे अपने साथ कॉलेज लेकर जाता और फिर साथ लेकर आता। अम्मी बज़िद होकर मोहसिन भाई को अपने साथ घर ले आई। तो इनकी मुँह बोली बहन माँ अकेली रह गई थी। वो बीमार भी थी। लिहाजा मोहसिन भाई इन्हीं के पास रहना चाहते थे कि इनका इनके बगैर भी अब गुजारा नहीं था कि जिन्होंने माँ बनकर इन्हें पाला था। अम्मी अब्बू इनको अपने घर ले आए फिर इस मेहरबान खातून का इंतकाल भी हमारे घर ही हुआ। मोहसिन भाई ने अपने हाथों से इन्हें कब्र में उतारा और कफन दफन का इंतजाम किया। वो अब भी एक बेटे की तरह उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते और फूल चढ़ाते हैं।